हेलो स्टूडेंट्स, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सब कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में सब ऑर्डिनेटर कंजंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो कि हमने जो पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन पढ़े, वो कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन जो होते हैं, वो जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और जो सेंटेंस का निर्माण करते हैं उसमें जो सारे क्लोजेज होते हैं, ऑल क्लोजेज आर इक्वल लेवल, और वो सारे जो क्लोजेज होते हैं वो इक्वल लेवल के होते हैं। यानी जहाँ भी हम कोऑर्डिनेटर का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं तो कनेक्ट करते हैं, वो एक तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और दूसरी बात जो ऑल क्लॉजेज होते हैं, सारे जो क्लोज होते हैं उसमें वो इक्वल लेवल के होते हैं। उसमें ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। सारे क्लोज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए कि हम इस वीडियो में सब ऑर्डिनेटर का अध्ययन करने जा रहे हैं। सब ऑर्डिनेटर, अब सब ऑर्डिनेटर कंजंक्शन है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो सब ऑर्डिनेटर कंजंक्शन है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। दूसरी बात, जो सब ऑर्डिनेटर जो कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटर conjunction makes the sentence complex। कि जो सबऑर्डिनेटर कंजंक्शन होता है वो जब प्रयोग किया जाता है, जब क्लोज को जोड़ा जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। और इस सेंटेंस की खास बात होती है कि एक क्लॉज, वन क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, जबकि अदर क्लॉजेज जो दूसरे क्लॉज होते हैं, वो चाहे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्लोज डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। यानी जो सब ऑर्डिनेटर का प्रयोग करके, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके, सब ऑर्डिनेटर कंजंक्शन का प्रयोग करके जो वाक्य बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जबकि अदर क्लॉजेज, अन्य बाकी सारे जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वो अपने अर्थ के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करते हैं, मेन क्लॉज पर निर्भर करते हैं। अब देखिए कि सब ऑर्डिनेटर जो कंजंक्शन होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सब ऑर्डिनेटर्स का अध्ययन करते हैं कि सब ऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम टाइम सबऑर्डिनेटर। सबसे पहले टाइम सबऑर्डिनेटर। अब टाइम सबऑर्डिनेटर में सबसे पहले व्हेन, व्हाइल, बिफोर जो ऑर्डिनेटर होते हैं, सबऑर्डिनेटर होते हैं, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, एज सून एज, सिंस,
as soon as, since, after, as soon as, since, after, as, जो मिडिल में आए, जो मिडिल में आए, ये जो सबऑर्डिनेटर होते हैं, ये जो सबऑर्डिनेटर होते हैं, टिल, अनटिल, ये सारे सबऑर्डिनेटर टाइम सबऑर्डिनेटर कहलाते हैं। ये सारे के सारे समय को इंगित करते हैं। और जो सबऑर्डिनेटर दो क्लोजेस को जोड़ते समय समय को इंगित करते हैं, वो टाइम सबऑर्डिनेटर होते हैं। वो टाइम सबऑर्डिनेटर कहलाते हैं। अब देखिए कि ये जो टाइम सबऑर्डिनेटर होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है। I was reading a novel. I was reading a novel when he come. अब देखिए यहां पर वहन, ये एक टाइम सबऑर्डिनेटर है, समय बता रहा है कि आई वॉज रीडिंग ए नॉवल, कि जब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, या मैं उपन्यास पढ़ रहा था जब वह आया, कि उसके आने का समय क्या है, वहन क्या कर रहा है, समय बता रहा है। और ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये सब ऑर्डिनेटर क्लॉज है। व्हेन ही कैम, व्हेन ही कम, यहां पर ये अपने अर्थ के लिए इस मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। द टेलीफोन रैंग व्हेन आई वॉज हैविंग लंच। द टेलीफोन rang when या while I was having lunch, कि जब मैं लंच ले रहा था, जब मैं दोपहर का खाना खा रहा था, तो टेलीफोन की घंटी बजी या टेलीफोन बजा। तो यहां पर व्हेन और व्हाइल टाइम सबऑर्डिनेटर हैं जो समय बता रहे हैं और सब ऑर्डिनेट क्लोज का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो क्लोज हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्लोज कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, सॉरी। The guests left after he attended the party, कि गेस्ट कब गए, गेस्ट लेफ्ट, गेस्ट मेहमान कब गए, जब वह पार्टी में शामिल हुआ, उसके बाद, कि उसके पार्टी में शामिल होने के बाद मेहमान गए। तो यहां पर आफ्टर समय बता रहा है कि मेहमान कब गए, और ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है जो डिपेंडेंट क्लोज है जो समय बता रहा है। और जो टाइम सबऑर्डिनेटर होते हैं वो समय बताते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो एक समय बताने का काम करते हैं। He has not called me, he has not called me, he has not called me since he left Jaipur, since he left Jaipur,
यहां पर सिंस जो अगर मिडिल में आता है, सिंस मिडिल में आता है तो ये जो टाइम सबऑर्डिनेटर होता है, जब सिंस मिडिल में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तो ये टाइम सबऑर्डिनेटर होता है। अगर वाक्य के शुरू में आए तो ये रीजन सबऑर्डिनेटर बन जाता है, लेकिन यहां पर टाइम सबऑर्डिनेटर है। यदि वाक्य के शुरू में होता तो रीजन सबऑर्डिनेटर बन जाता। तो इस तरीके से जो टाइम सबऑर्डिनेटर हैं उनका प्रयोग किया जाता है और इनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। ये जो होते हैं समय बताने वाले जो योजक होते हैं, समय को इंगित करने वाले योजक, वो टाइम सबऑर्डिनेटर कहलाते हैं, टाइम सबऑर्डिनेटर होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब आता है रीजन सबऑर्डिनेटर। रीजन सबऑर्डिनेटर, रीजन सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं? सिंस और एज यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो, बिकॉज और फॉर, यानी सिंस और एज का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाए तो यह रीजन सबऑर्डिनेटर होता है, जबकि बिकॉज का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है और फॉर का प्रयोग भी वाक्य के बीच में ही किया जाता है, तो ये रीजन सबऑर्डिनेटर होते हैं। अगर सिंस का प्रयोग वाक्य के बीच में होगा तो ये टाइम इंडिकेटर बन जाएगा, लेकिन यहां पर वाक्य के प्रारंभ में है तो ये रीजन सबऑर्डिनेटर होता है। अब देखिए इनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। सिंस he is not here, you cannot meet him। यहां पर देखिए कि सिंस he is not here, क्योंकि वह यहां नहीं है, you cannot meet him, तुम उससे नहीं मिल सकते। यहां पर सिंस का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया गया है। ये एक रीजन सबऑर्डिनेटर है जो इसका कि तुम उससे नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, वो इसका कारण दे रहा है, ये कारण प्रदान करता है और ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है। सिंस एज he is not in good condition, he cannot attend the party। यहां पर देखिए कि सिंस एज, क्योंकि वह अच्छी स्थिति में नहीं है, वह पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। तो यहां पर सिंस और एज जो है रीजन सबऑर्डिनेटर हैं, यहां पर कारण प्रदान कर रहे हैं कि वह पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज नॉट इन गुड कंडीशन। अगर ये बिकॉज का काम कर रहा है, यहां पर कारण दे रहा है, और यदि हम इसी सेंटेंस को बदलें तो बिकॉज और फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं कि ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी, ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज he is not in good condition, he is not in good condition। अब देखिए यहां पर ये रीजन दे रहा है कि वह पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि
ही इज नॉट इन गुड कंडीशन, वह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये जो होते हैं वो रीजन सबऑर्डिनेटर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। इसमें सिंस और एज का प्रयोग रीजन सबऑर्डिनेट के रूप में वाक्य के शुरू में किया जाता है, जबकि बिकॉज और फॉर का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। अब आता है प्लेस सबऑर्डिनेटर। प्लेस सबऑर्डिनेटर। अब देखिए प्लेस सबऑर्डिनेटर कौन कौन से होते हैं, वेयर और वेयरएवर। वेयर और वेयरएवर। This is the house where he lives. This is the house. This is the house where he lives. यहां पर देखिए वेयर है वो एक स्थान सूचक शब्द है। दिस इज द हाउस, यहां मेन क्लोज है। वेयर ही लिव्स ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। और ये जो प्लेस सबऑर्डिनेटर है वेयर, वो स्थान को इंगित कर रहा है, स्थान को इंगित कर रहा है। दूसरा, यू कैन गो wherever you want. You can go wherever you want, कि तुम जा सकते हो जहां कहीं तुम चाहते हो। wherever वो स्थान को इंगित कर रहा है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। यू कैन गो तुम जा सकते हो, ये मेन क्लोज है, जबकि ये डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए वेरेवर यू वांट जहां तुम चाहते हो, ये अपने अर्थ के लिए इस मेन क्लोज पर निर्भर है। तो ये प्लेस सबऑर्डिनेटर होते हैं, ये स्थान को इंगित करते हैं और वाक्य को जोड़ते समय स्थान सूचक स्थान को इंगित करते हैं और डिपेंडेंट क्लोज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब आता है कॉन्ट्रास्ट क्लास, कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर। कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर। कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर जो होते हैं वो विरोधाभासी सबऑर्डिनेटर होते हैं, विरोध प्रकट करने वाले सबऑर्डिनेटर होते हैं। ये होते हैं ऑल्दो, दो, इवन इफ, although, though, even if, wherever, whatever, however, whatever और however, ये जो होते हैं ये although हालांकि, दो हालांकि, even if भले ही, whatever जो कुछ भी, however कितना भी, इनका प्रयोग जो होता है विरोधाभास प्रकट करने के लिए वाक्य में किया जाता है। Although he come here, he could not inform you. Although he come here, he could not
इन्फॉर्म यू। हालांकि वह यहाँ आया, वह उसने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया, वह तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका, सूचना नहीं दे सका। ये जो है ये विरोधाभासी है कि हालांकि वह यहाँ आया किंतु वह तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका, कि उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि वह यहाँ आया भी और इन्फॉर्म भी नहीं कर सका। यू मस्ट डू इट इवन इफ यू आर नॉट रेडी। You must do it even if you are not ready। कि यू मस्ट डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए, इवन इफ, भले ही, यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार नहीं हो, कि तुम तैयार नहीं हो फिर भी तुम्हें यह करना चाहिए। यहाँ पर इवन इफ के द्वारा विरोधाभास प्रकट किया जा रहा है। दोनों जो क्लोज हैं, जो दोनों क्लोज इवन इफ के द्वारा जोड़े जा रहे हैं, उन दोनों क्लोज में विरोधाभास प्रकट होता है। I shall marry her even if I shall marry her even if I have to leave my family। अब देखिए यहां पर इवन इफ कि आई शैल मैरी हर, कि मैं उससे शादी करूंगा, इवन इफ, भले ही, आई हैव टू लीव माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़े। तो इवन इफ क्या कर रहा है, दोनों जो क्लोज हैं, जो क्लोज सबऑर्डिनेटर के द्वारा जोड़े जा रहे हैं, उनमें विरोधाभास प्रकट किया जा रहा है। वॉट एवर यू मे से इन हिज फेवर, whatever you may say in his favor, whatever you may say in his favor, I shall not support him, I shall not support him। सपोर्ट हिम। यहां देखिए कि यहां वॉटेवर में जो कुछ भी, यू में से तुम कहो, इन हिज फेवर, उसके पक्ष में, कि जो कुछ भी तुम उसके पक्ष में कह सकते हो। आई शैल नॉट सपोर्ट हिम, कि मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं उसका सहयोग नहीं करूंगा। यहां पर वॉटेवर के द्वारा जो है विरोधाभास प्रकट किया जा रहा है। तो जो कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर होते हैं, ऑल दो, इवन इफ, व्हाटएवर, हाउएवर, इनके द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। और इनमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक जो क्लोज होता है वो तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, बाकी अदर जो क्लोज होते हैं वो सारे डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। मेन क्लोज एक ही होता है और इन डिपेंडेंट क्लोज को संख्या में कितना भी बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर होते हैं वो दोनों क्लोज के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, विरोधाभास प्रकट करते हैं और विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। ये जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट सबऑर्डिनेटर होते हैं। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जो बाकी के सबऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि कोई हमारे वीडियो से संबंधित कोई समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।
ताकि हम उनका समाधान करें, या फिर जो नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं उन फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करें। धन्यवाद।